Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor. Today we will start solution. बच्चों NCERT का चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 2.4. अगर आप NCERT में देखेंगे इसको तो बच्चों ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 2.4 है. क्वेश्चन है आपका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड used in laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.504 gram per ml? तो बच्चों सॉल्यूशन क्वेश्चन में दो चीज़ें आपको दी हुई है. क्या डेटा दिया हुआ है? तो एक देखो 68% बाय मास परसेंट दिया हुआ है और सेकेंड जो दिया हुआ है बच्चों दैट इज डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन. मतलब डेंसिटी हमें पता है, मास परसेंट हमें पता है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला तो बच्चों पता होगा है ना. तो देखो गिवन जो डेटा है सबसे पहले हम वो लिखते हैं. क्या गिवन है? मास परसेंट. मान लिया मैंने x तो मास परसेंट है बच्चों 68%. नाउ डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, तो बच्चों डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है 1.504 ग्राम पर ml. ठीक है, तो भी मास परसेंट हो गया, डेंसिटी हो गई. नाउ स्टूडेंट्स मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड. अब नाइट्रिक एसिड का मोलर मास, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? तो हम कहेंगे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3. अब बच्चों H का मास होता है 1, O का मास होता है 16 और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14. ओके, तो HNO3 में H आ गया, N आ गया, O आ गया. ठीक है, तो मोलर मास फाइंड कर लेते हैं बच्चों. तो एक हाइड्रोजन का मास 1, नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का मास 16. 3 ऑक्सीजन एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ओवरऑल मोलर मास आएगा बच्चों 63. अब आपके पास मास परसेंट है, डेंसिटी है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट है क्योंकि नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन पानी में बनाया होगा. ठीक है, एक्वस सोल्यूशन है. देखो अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों मोलैरिटी फाइंड करने का. अगर आपको मास परसेंट पता है, डेंसिटी पता है तो मोलैरिटी फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? तो मोलैरिटी इक्वल्स टू x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट. ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बच्चों आप, मोलर मास ऑफ सोल्यूट. ओके, अब हम चेक करें मोलैरिटी इक्वल्स टू, तो बच्चों x है मास परसेंट 68, डेंसिटी कितना है 1.50 multiply with 10 divided by molar mass of solute that is 63. ठीक है, तो बच्चों x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट. डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो. अब सॉल्व करोगे, सॉल्व तो कर लोगे बच्चों, तो आंसर आएगा 16.23. मोलैरिटी की यूनिट लिख दो मोल पर लीटर, यहाँ कैपिटल M लिख दो मोलैरिटी. तो फाइनल आंसर विल बी 16.23. समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.4 फ्रॉम NCERT. क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट. अब बच्चों 10% वेट बाय वेट मतलब परसेंट यानी पूरा सॉल्यूशन जो है ना वो 100 ग्राम है. 10% ग्लूकोज वेट बाय वेट मतलब पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम, ग्लूकोज 10 ग्राम, तो पानी 90 ग्राम क्योंकि ओवरऑल तो 100 है ना. ठीक है, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे. ग्लूकोज सॉल्यूशन 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि भाई ग्लूकोज का वेट या ग्लूकोज का मास जो है दैट इज 10 ग्राम. अब बच्चों ग्लूकोज यहाँ पे सॉल्यूट हुआ है ना क्योंकि ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो ग्लूकोज को किसी में घोला है, पानी में घोला है, लिखा है ऐसे ग्लूकोज इन वाटर, तो ग्लूकोज सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है.
ठीक है, तो ग्लूकोज हो गया बच्चों 10 ग्राम मास इसका। नाउ सॉल्वेंट यानी कि वाटर की बात करो तो सॉल्वेंट का मास कितना है, तो हम कहेंगे देखो पूरा तो 100 ग्राम है, तो उसमें 100 में 10 ग्राम तो ग्लूकोज ही है, तो वाटर कितना हुआ, तो भाई वाटर हुआ 90 ग्राम। ओवरऑल सॉल्यूशन का मास कितना है, तो परसेंटेज है, यानी सॉल्यूशन का जो मास है दैट इज 100 ग्राम्स। ओके, तो भाई ग्लूकोज का मास आ गया, सॉल्वेंट का मास आ गया, वाटर का और सॉल्यूशन का। ठीक है, अब आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले मोलैलिटी बताना है, मोल फ्रैक्शन भी बताना है। नाउ बच्चों ग्लूकोज का मोलर मास भी लिख लेते हैं, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। अभी देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। नाउ स्टूडेंट्स कार्बन का मास होता है 12, हमारे पास 6 कार्बन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना भाई, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो बच्चों 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 है तो 1 इंटू 12 और ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 16 मल्टीप्लाई विद 6। सो फाइनल आंसर आपके पास आएगा मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, तो बच्चों मोलर मास ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा 180। ठीक है, तो बच्चों ग्लूकोज का मास भी आ गया, मोलर मास भी आ गया। नाउ सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो वाटर का मास दे रखा है, सॉल्वेंट का मोलर मास निकालें। ठीक है, तो सॉल्वेंट यानी वाटर H2O मोलर मास, तो आई थिंक फाइंड कर लोगे क्या होगा, तो हम कहेंगे एक हाइड्रोजन का एक, हमारे पास कितने हाइड्रोजन है 2 H2O और ऑक्सीजन का कितना है 60, तो सॉल्वेंट मोलर मास है बच्चों 80। ठीक है, तो सारे डेटा तो एक बार आ गए। ओके, अब थोड़ा स्पेस चाहिए ये। अब क्या करें, तो देखो पहला तो पूछा है बच्चों मोलैलिटी। नाउ मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों मोलैलिटी होता है 1 किलो सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल से सॉल्वेंट 1 kg होना चाहिए, सॉल्यूट के कितने मोल से। ठीक है, अब वेट चेंज है तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला है बच्चों सॉल्यूट मास ग्राम्स में अपॉन सॉल्यूट मोलर मास, ठीक है, इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब आपको लगेगा 1000 क्यों लिखा है, तो बच्चों मान लो सॉल्वेंट का मास ग्राम्स में, तो मोलैलिटी तो 1 किलो में कितने मोल है, तो ग्राम्स को 1000 से डिवाइड करना था, तो 1000 चला गया यहाँ। अब मोलैलिटी निकालते हैं स्मॉल m, तो बच्चों सॉल्यूट मास कितना है, तो हम कहेंगे 10 ग्राम ग्लूकोज था। ठीक है, सॉल्यूट मोलर मास कितना है, तो बच्चों सॉल्यूट मोलर मास ग्लूकोज का मोलर मास कितना है 180 इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो भाई वाटर कितना है, तो वाटर था 90। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास है 100 अपॉन 18 इंटू 9। चेक करो 100 अपॉन 18 इंटू 9। ठीक है ना, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला समझ में आ गया। सॉल्यूट मास भाई ग्लूकोज है, सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूट मोलर मास, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना है 180। ओके, इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो बच्चों देखो ग्लूकोज इन वाटर, तो वाटर हमारा सॉल्वेंट है, तो वाटर का मास लेना था, तो वाटर कितना था 90 ग्राम, तो 90 डाल दिया। अभी इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों आंसर आएगा 0.62, आंसर विल बी 0.62, सो दिस विल बी मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी तो हो गया। अब देखो एक डेटा और है डेंसिटी, और आपसे पूछा है मोलैरिटी निकालो। ओके, तो बच्चों यहाँ लिख देती हूँ मैं डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कितना है डेंसिटी, तो दिस इज 1.2 ग्राम पर ml।
ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, तुम्हें मास परसेंट भी दे रखा है 10%, मास परसेंट दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, और तुमसे क्या पूछा है? तो बच्चों अब तुमसे पूछा है मोलैरिटी। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला यूज किया था मोलैरिटी का, कैपिटल M, मोलैरिटी इक्वल्स टू X इंटू D इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है भाई, x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब x क्या था बच्चों? तो x था मास परसेंट, 10% है ना, तो x की वैल्यू में रख देती हूँ 10। डेंसिटी तुम्हारे पास क्वेश्चन में है 1.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी ग्लूकोज का मोलर मास जो कि है 180, तो डिवाइडेड बाय 180। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा मोलैरिटी। समझ में आया ना? x क्या है? मास परसेंट, तो मास परसेंट की जगह 10 रख दो। डेंसिटी कितनी है? 1.2 ग्राम पर ml, तो 1.2 रख दिया। ठीक है, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 180। तो बच्चों सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.67, कैपिटल M लिख दो, मोल पर लीटर। ओके, अब क्या पूछा है? तो भाई अब आपसे पूछा है मोलैरिटी फाइंड कर ली, मोलैरिटी ये भी फाइंड कर लिया। अब आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, तो बच्चों मोल फ्रैक्शन होता है एक कंपोनेंट के मोल अपॉन सारे कंपोनेंट के मोल, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ठीक है, तो ले देखिए हमारे पास तो दो ही कंपोनेंट है, वन इज ग्लूकोज एंड अनदर इज वाटर। तो भाई यहाँ पे ग्लूकोज के मोल निकाल दूं। ठीक है, तो सॉल्यूट मोल है ना, तो सॉल्यूट मोल यानी कि ग्लूकोज के मोल बता दो। ठीक है, स्मॉल n। तो बच्चों सॉल्यूट मोल ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना है? तो मैं कह दूंगी 10 ग्राम, और मोलर मास कितना है? 180। तो ग्लूकोज मोल तो हो गया 1/18। ठीक है, अब सॉल्यूट मोल प्लस सॉल्यूट मोल और दूसरा क्या चाहिए? सॉल्वेंट मोल। तो हम कहेंगे सॉल्वेंट कौन है भाई? वाटर। ठीक है, तो ये तो है स्मॉल n, अब लिख देते हैं सॉल्वेंट मोल। तो बच्चों सॉल्वेंट मोल कैपिटल N होगा क्या? तो हम कहेंगे मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो भाई मास कितना है सॉल्वेंट का? तो वाटर तो 90 ग्राम, और मोलर मास कितना है? 18। तो ठीक है, 90/18, तो ये तो आ गया 5। ठीक है, तो स्मॉल n भी आ गया, कैपिटल N भी आ गया। अब हमें चाहिए बच्चों मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन यानी मैं लिख देती हूँ स्मॉल यानी मैं लिख दूँ x। ठीक है बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो हम कहेंगे एक कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल कंपोनेंट के मोल, यानी कि स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, अब बच्चों तुम्हारे पास तो स्मॉल n भी है 1/18, और तुम्हारे पास कैपिटल N भी है ना, और वो कितना है? तो हम कहेंगे 5। ठीक है, तो 1/18। अभी देखो थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा सा ध्यान लगाना बच्चों। तो मैंने लिख दिया 1/18 डिवाइडेड बाय 1/18 प्लस 5। सॉल्व कर दो उसको। तो बच्चों 1/18 डिवाइडेड बाय 1/18 प्लस 5, तो ये सॉल्व करने के बाद आंसर तो आ गया होगा अब तक तुम्हारा, है ना? ये आंसर आ जाएगा बच्चों 0.011। ठीक है, ग्लूकोज के जो मोल फ्रैक्शन आएंगे दैट विल बी 0.011। तो एक क्या आ गए? अब तुम्हें लग रहा है तो एक ही कंपोनेंट के मोल है, दूसरे के भी निकालो। ठीक है, तो मैं इसको XA लिख दूं, है ना बच्चों? तो XA प्लस XB भाई दोनों है मोल फ्रैक्शन, तो दोनों का सम जो होगा दैट इज 1। जैसे परसेंटेज क्या होता है? 100 भाई, एक 60 हो गया तो दूसरा 40 है ही ना, या एक 70 है तो दूसरा 30 तो है ही। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन है, मतलब एक के टुकड़े किए हैं, तो XA प्लस XB 1। तो बच्चों XA तो आ ही गया, XB निकाल देना। अब ये XB कितना होगा?
तो 1 माइनस 0.011 सॉल्व कर लो उसको। तो 1 माइनस 0.011 करोगे सो इट विल बी 0.989। तो फाइनल जो आंसर होगा दैट विल बी 0.989। किसके मोल फ्रैक्शन है? वाटर के। ग्लूकोज के कितने हैं? तो 0.011। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, एक बार पढ़ो उसको। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 gram मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ। यानी इक्विमोलर, इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? इक्विमोलर। इक्वी मतलब इक्वल और मोलर मतलब मोल। तो बच्चों एक मिक्सचर है जिसमें इन दोनों के मोल्स बराबर है ना, और वेट दोनों का मिला के कितना है? 1 ग्राम। अब इस मिक्सचर की रिएक्शन मुझे HCl से करानी। HCl की जो मोलारिटी है दैट इज 0.1। तो रिएक्ट तो कर जाएगा, लेकिन उस HCl का वॉल्यूम कितना चाहिएगा वो तुम्हें निकालना है, और वॉल्यूम भी तुम्हें फाइंड करना है मिलीलीटर में। ठीक है। अब बच्चों देखो, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों मिला के कितना है? 1 ग्राम। दोनों मिला के 1 ग्राम है। तो मैं क्या करती हूँ, एक का अमाउंट कंसिडर कर देती हूँ। लेट द अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो वो मान लेती हूँ बच्चों में x ग्राम। ठीक है। तो बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट कितना हो जाएगा? तो अगर एक x ग्राम है, टोटल 1 ग्राम है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम। ठीक है। अब बच्चों इक्विमोलर, इक्विमोलर को भी लिखना पड़ेगा। इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब क्या है? तो मैं कहूँगी दोनों के मोल्स बराबर है, यानी कि मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इक्वल्स टू क्या है? तो मैं कहूँगी मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इन दोनों के मोल्स बराबर है ना बच्चों। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोल तो होता है मास अपॉन मोलर मास। तो ना तो मुझे सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास पता है, ना सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, तो साइड में मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। देखो, मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो बच्चों Na का मास होता है 23, मल्टीप्लाई विथ 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो वो हो गया 48, 50, 60 और 46 यानी कि 106। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट का मास तो आ गया मोलर मास 106। ठीक है। नाउ मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब अगेन Na का मोलर मास, एटॉमिक मास 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का जो है दैट इज 16 इंटू 3, यानी 48, 50, 60 और 80 और 84 है ना। चेक कर लो, 48, 16 3 48 और 12, 50, 60 और बच्चों 80 और 84, तो इसका जो मोलर मास आएगा दैट विल बी 84। ठीक है। अब इक्विमोलर मिक्सचर है, मतलब इसके मोल इक्वल्स टू इसके मोल। अभी सोडियम कार्बोनेट का वेट कितना माना? तो भाई मैंने माना x ग्राम। मोलर मास कितना है बच्चों? तो ये है 106। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का मास कितना है? 1 माइनस x। मोलर मास कितना है? 84। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 84x इक्वल्स टू 106 1 माइनस x। ठीक है, तो बच्चों 84x इक्वल्स टू 106 माइनस 106x, इधर ले आते हैं इसको, तो 84x प्लस 106x इक्वल्स टू 106। ठीक है, तो 84 और 6 कितना हो गया? 90 हो गया।
तो ये हो गया 190x इक्वल्स टू 106। ठीक है, अभी यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी x कितना हो जाएगा 106 डिवाइडेड बाय 190। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 106 डिवाइडेड बाय 190, सो ये आएगा बच्चों 0.55, यानी कि एक का जो मास आएगा है ना दैट विल बी 0.557 है, तो 0.56 ले लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ तो हो गया कि भाई 1 ग्राम मिक्सचर था तो सोडियम कार्बोनेट x ग्राम था यानी 0.56, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा 0.5090, हाँ 44 हो जाएगा। ठीक है, अब 0.44 ग्राम वो हो गया। अब क्या करना है, तो भाई इन दोनों की रिएक्शन मुझे HCl से करानी है। ठीक है, अब देखो HCl से रिएक्शन करानी है इन दोनों की। ओके, तो पहले मैं लिख देती हूँ भाई सोडियम कार्बोनेट प्लस, ऐसा लग रहा है ना कि ये 2 मोल HCl से रिएक्ट करेगा बच्चों, है ना, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट Na2 है तो NaCl तो 2 होना चाहिए। तो हम कहेंगे भाई 2 NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं बच्चों ताकि आपको स्पेस मिल जाए। तो चलो, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस लिख दिया 2HCl। अभी रिएक्शन कराओगे तो ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर ये 1 मोल है तो HCl कितना चाहिए, तो हम देख रहे हैं नहीं भाई HCl तो 2 मोल चाहिए। अगर ये 1 है तो ये 2 मोल चाहिए। तो बच्चों सोडियम कार्बोनेट के मोल तो ये रहे x/106। तो अगर सोडियम कार्बोनेट तुम्हारे पास x/106 है तो HCl कितना चाहिए, तो 1 पे 2 है ना, तो x/106 खर्च हो रहा है, तो ये चाहिए बच्चों 2x/106। ठीक है, अब हम क्या करें, तो अब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ बाइकार्बोनेट, क्योंकि मिक्सचर में तो दोनों है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है अब वो HCl से रिएक्ट करेगा। ओके, तो फाइनल आंसर विल बी NaCl वाटर एंड CO2। ठीक है, अब इक्वेशन क्या कह रही है बच्चों, इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल होगा। सही है बात, तो अगर ये 1 है तो ये खर्च होगा। लेकिन हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स कितने हैं, तो भाई ये रहे 1 - x अपॉन 84। तो बच्चों 1 पे 1 खर्च हो रहा था, तो 1 - x डिवाइडेड बाय 84, तो खर्च भी इतना ही होगा 1 - x डिवाइडेड बाय 84। ठीक है, तो मुझे तो ये देखना है ना कितना वॉल्यूम चाहिए, तो पहले मैं मोल चेक कर लेती हूँ कितने मोल्स चाहिए। तो देखो यहाँ तो इतने मोल चाहिए है ना, 2x/106 इतने मोल मुझे रिक्वायर्ड है ना, और यहाँ पे 1 - x अपॉन 84 मोल्स ये मुझे चाहिए। ठीक है, तो बच्चों टोटल मोल्स ऑफ HCl जो कि आपको रिक्वायर्ड है, टोटल मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट, तो हम कहेंगे टोटल कितने चाहिए, तो टोटल चाहिए मुझे 2x/106। ठीक है, प्लस 1 - x अपॉन 84। ओके बच्चों, अभी x की वैल्यू तो आपके पास है ना, x कितना है, तो हम कहेंगे x जो है दैट इज 0.56 ग्राम्स। ठीक है, तो अब मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ बच्चों, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ तो 2 मल्टीप्लाई विद 0.56, ठीक है, डिवाइडेड बाय 106 प्लस 1 माइनस 0.56 डिवाइडेड बाय 84। तो इसको आपको सॉल्व करना है बच्चों कि भाई इतने मोल आपको रिक्वायर्ड है ना, तो इतने मोल रिक्वायर्ड हैं। अभी इसको सॉल्व करोगे
तो ये आएगा तुम्हारे पास 0.0158। ठीक है, तो ये आ गया 0.0158 मोल HCl। ओके, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब क्या करें? तो भाई मोल आ गया, क्वेश्चन में मोलारिटी तो गिवन ही है ना। HCl की मोलारिटी कितनी है? 0.1। तो हम कहेंगे भाई मोलारिटी ऑफ HCl इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम तो लीटर में होता है, तुम्हें क्वेश्चन में वॉल्यूम किस में फाइंड करना है? मिलीलीटर में। तो अगर मुझे ये मिलीलीटर में गिवन हो तो 1000 से डिवाइड कर दोगे नीचे, है ना, या न्यूमरेटर में 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब मोलारिटी कितनी है HCl की? तो ये है 0.1। ओके भाई, 0.1। मोल भी हमें पता है 0.0158 मल्टीप्लाई विथ 1000 डिवाइडेड विथ वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है भाई, पॉइंट उड़ा दो तो आई थिंक 10 to the power 4 आ जाएगा, है ना। यहाँ से भी पॉइंट उड़ा दो तो ये कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अब इसको तुम सॉल्व करो तो बच्चों जो वॉल्यूम आएगा दैट विल बी कितना होगा? 10 to the power 3, 10 to the power 4 कैंसिल हो जाएगा, 10 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों वॉल्यूम जो आएगा दैट विल बी 158 ml। फाइनली जो मुझे वॉल्यूम चाहिएगा वो होगा 158 ml टू रिएक्ट विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? वापस देखो, आपको एक मिक्सचर दे दिया है ना, एक कंटेनर दे दिया, एक बीकर दे दिया, उसमें मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, पूरा मिक्सचर जो है ना बच्चों वो 1 ग्राम है। मतलब 1 ग्राम में कुछ हिस्सा सोडियम कार्बोनेट का है, कुछ बाइकार्बोनेट का है। अब आपको कह रही हो कि ये बीकर में मिक्सचर है, इसकी रिएक्शन कराओ HCl से। उस HCl की मोलारिटी 0.1 है, 0.1 मोल पर लीटर। अब मुझे बताओ कि भाई तुम रिएक्ट तो करा रहे हो, फाइनल कैलकुलेशन करके बताओ कि इस 0.1 m HCl का कितना वॉल्यूम तुम खर्च करोगे। तो अगर ऐसे कैलकुलेशन से करोगी तो 158 ml। प्रैक्टिकली करोगे बच्चों तब भी खर्च होगा 158 ml। ठीक है, करना कैसे है? तो देखो पहले पूरा मिक्सचर 1 ग्राम है तो एक को x मान लो, एक को 1 - x। इक्विमोलर मतलब दोनों के मोल बराबर। अब सोडियम कार्बोनेट के मोल क्या है? तो बच्चों मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास हमने वहाँ निकाला है, सोडियम कार्बोनेट 106। सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल निकालो तो मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास निकाला है हमने 84। ठीक है, अब बच्चों उसको कैलकुलेट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो मास आ जाएगा 0.56। ठीक है, तो 0.56 आ गया तो दूसरा कितना हुआ? 0.44। ठीक है, अब बच्चों सोडियम कार्बोनेट अगर रिएक्ट करेगा तो स्टोइकियोमेट्री फैक्टर या मोल कॉन्सेप्ट काम में लेना पड़ेगा। भाई अगर 1 मोल खर्च होता है तो ये 2 मोल। हमारे पास इसके x/106 है तो इसके रिक्वायर्ड मोल होंगे 2x/106। सिमिलरली सोडियम बाइकार्बोनेट का 1 मोल खर्च होता है तो HCl का भी 1 मोल खर्च होगा। तो बच्चों अगर ये 1 - x डिवाइडेड बाय 84 खर्च होता है तो ये भी इतना का इतना चाहिए, है ना। अब टोटल जो HCl चाहिए उसको ऐड कर दो तो यूज्ड मोल आ जाएगा। मोल आपके पास है, मोलारिटी है, तो ले देखिए फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम। सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा NCERT का। तो बच्चों ये क्वेश्चन था 2.6। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था दैट वाज 2.5। ये 2.5 है NCERT में और ये हो गया 2.6। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब कैसे? कुछ बच्चों क्या होता है, आता तो है पर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है क्या। तो देखो बच्चों 2 सॉल्यूशन पड़े हैं, है ना। पहला जो सॉल्यूशन है बच्चों वो वेट है उसका 400 ग्राम। ठीक है,
और दूसरा कंटेनर जो है उसमें जो सॉल्यूशन रखा है इसका वेट है 300 ग्राम। ठीक है, मैं तुम्हें कह रही हूँ इन दोनों को मिक्स कर दो। तो बच्चों अगर मैं 400 ग्राम और 300 ग्राम को मिक्स करूंगी तो पूरा मिक्सचर तो मेरे पास 700 ग्राम आएगा, है ना। 400 ग्राम और 300 ग्राम को ऐड करूंगी, मिलाऊंगी तो 700 ग्राम। ठीक है, तो बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनेगा कितना? तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा दैट विल बी 400 ग्राम प्लस 300 ग्राम, यानी कि हो जाएगा 700 ग्राम्स। ठीक है, 700 ग्राम हो गया पूरा सॉल्यूशन। अब पहला जो सॉल्यूशन है 300 ग्राम ऑफ 25%। अब ये जो सॉल्यूशन है बच्चों, इसका जो मास परसेंट है ना, इस सॉल्यूशन का जो मास परसेंट है वो है 25%, है ना। और यहाँ का इस सॉल्यूशन का जो मास परसेंट है ना बच्चों, वो कितना है? तो इसका मास परसेंट है 40%। अब मास परसेंट क्या होता है? अभी आपने क्वेश्चन किया था ना, ग्लूकोज का 10% वेट बाय वेट, मतलब ग्लूकोज 10 ग्राम है, पूरा 100 ग्राम था। अब ये पूरा तो 300 ग्राम है, लेकिन 300 का 25% इसमें सॉल्यूट है और 400 ग्राम का 40% जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट है ना। तो अब मुझे सॉल्यूशन का मास पता है, तो सॉल्यूट का मास भी तो पता होना चाहिए। तो इसमें जो सॉल्यूट है वो 400 का 40% है, और इन अनदर कंटेनर इसमें जो सॉल्यूट है वो 300 का 25%। तो फाइनली आपको क्या फाइंड करना है? 400 का 40% और 300 का 25%। बस वो दोनों मिलाएंगे तो सॉल्यूट मास आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे बच्चों? तो आप लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन 400 ग्राम सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट इन 400 ग्राम्स सॉल्यूशन। तो भाई इसमें कितना है? तो 400 का 40% जो है बच्चों वो इसमें सॉल्यूट है। तो हम लिखेंगे 40% यानी 100 मल्टीप्लाई विथ 400। तो बच्चों ये आ गया 160 ग्राम्स। ठीक है, अभी उसमें कितना सॉल्यूट है? तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन 300 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें कितना है बच्चों? तो इसका 25% है, तो 25% यानी डिवाइडेड बाय 100। हर 100 में 25 है, तो मेरे पास 100 नहीं है ना, मेरे पास तो 300 है। ठीक है, तो ये हो गया 75। ठीक है, अभी देखो इन दोनों को मिक्स किया तो सॉल्यूशन ऐड हो गया। अब मिक्स करेंगे तो सॉल्यूट भी तो ऐड होगा बच्चों। तो ओवरऑल सॉल्यूट कितना हुआ? तो हम कहेंगे फर्स्ट कंटेनर जो था 400 ग्राम वाला, उसमें तो सॉल्यूट था 160, और सेकेंड वाला जो कंटेनर है इसमें सॉल्यूट कितना है? 75। तो 5 और 0 कितना हो गया? 5, 6, 6, 12 और 13 और 2, सो दिस इज 235 ग्राम। ठीक है भाई, 235 ग्राम आ गया सॉल्यूट का मास। अब तो सिंपल है, करना ही क्या है? तो हमें मास परसेंट निकालना है ना, सॉल्यूट का। ओके, मास परसेंट का फॉर्मूला याद होगा बच्चों। मास परसेंट का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज कैसे निकालते हो? मार्क्स आते हैं वैसे, है ना। परसेंटेज कैसे निकालते हो? भाई मेरे 100 में से 80 मार्क्स आए केमिस्ट्री में, है ना। तो बच्चों 80 मार्क्स आए तो मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन जो मार्क्स आपके पास है, इनिशियल मार्क्स है ना, या पेपर के मार्क्स, ठीक है, इनटू क्या करना है? 100। तो भाई 100 में से 80 आए हैं तो 80% हुआ ना, यानी 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मास परसेंट निकालना है। तो सॉल्यूट का मास अपॉन पूरी चीज़ क्या है? तो हम कहेंगे सॉल्यूशन का मास इंटू 100। अब बच्चों ये ग्राम है तो ये ग्राम हो, किलोग्राम है तो किलोग्राम, दोनों सेम होने चाहिए बस। अब फाइंड कर लो सॉल्यूट मास कितना है। तो सॉल्यूट मास है 235।
सॉल्यूशन हाँ सॉल्यूट मास कितना है 235। अभी सॉल्यूशन मास कितना है बच्चों, तो सॉल्यूशन मास है 700। ठीक है 700 मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है तो अभी मेरे पास आंसर आ जाएगा 235 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 3 ज़ा 21, 2 हो जाएगा, अगेन 7 3 ज़ा 21, 33.5% के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है चेक कर लो, है ना। तो फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों 33.5%। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था एक और। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन। अब ये एंटीफ्रीज क्या होता है बच्चों, तो देखो अब आगे चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा, चैप्टर तो खैर, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अभी क्या होता है कि जो कार वगैरह है, कार है, बाइक है, जो मतलब है ना कोल्ड एरिया में गाड़ियाँ चलती हैं जहाँ टेम्परेचर 0 पहुँच जाता है, तो बच्चों कार वगैरह में क्या होता है, बैटरी में डिस्टिल वाटर होता है। अब वहाँ टेम्परेचर 0 या माइनस में पहुँच जाता है, तो डिस्टिल वाटर तो जम जाएगा, तो गाड़ी चलेगी कैसे। तो हमें क्या करना पड़ता है, रेडिएटर में एंटीफ्रीज सॉल्यूशन मिलाना पड़ता है। एंटीफ्रीज सॉल्यूशन क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करता है, मतलब 0 से नीचे ले जाएगा। और वही करना है, गाड़ी चलेंगे कैसे भाई, वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर 0 हो जाता है, तो चलते चलते गाड़ी में टेम्परेचर 0 पहुँच गया तो बैटरी तो डाउन हो जाएगी, चलते रास्ते में गाड़ी बंद हो जाएगी। तो हमेशा एंटीफ्रीज सॉल्यूशन मिला के रखते हैं कार के रेडिएटर में। अब बच्चों एंटीफ्रीज सॉल्यूशन जो है वो ये कह रहा है ग्लाइकॉल मिला दो और पानी मिला दो। 200 वाटर में 222.6 ग्राम क्या मिला, ग्लाइकॉल मिला दिया। ठीक है, अब तुम्हें फाइंड करनी है बच्चों मोलालिटी। डेंसिटी आपको दी हुई है तो मोलारिटी भी बता दो। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते तो जगह नहीं मिलेगी, नहीं तो चलो अब देखो, एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ग्लाइकॉल एंड 200 ग्राम वाटर। अभी किसी बच्चे को ये समस्या हो सकती है कि भाई ग्लाइकॉल तो 222.6 है और वाटर जो है वो 200 ग्राम है, तो जो कम होता है वो सॉल्यूट और जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट। जनरली तो ऐसा ही होता है, लेकिन बच्चों यहाँ क्या है, जनरली सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो डेफिनेशन है कम ज़्यादा से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि भाई अगर आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो तो मैंने ए और बी को मिक्स किया, तो बच्चों जो सब्सटेंस सॉल्वेंट में जाके अपना फिजिकल स्टेट बदल दे वो तो है सॉल्यूट, और ना बदले वो है सॉल्वेंट। तो मैं पानी किसी में भी मिलाऊंगी तो वाटर ही रहेगा, उसका क्या फिजिकल स्टेट चेंज होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पानी को तो फ्रीज करेंगे तो बर्फ़ बनेगा, अदरवाइज तो लिक्विड फॉर्म में। तो बच्चों वाटर इज सॉल्वेंट, यानी अब ग्लाइकॉल क्या है, सॉल्यूट, क्योंकि उसका फिजिकल स्टेट बदलने वाला है। ठीक है, अब वेट दोनों का दे रखा है, तो बच्चों सॉल्यूट मास, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं सॉल्यूट मास। ठीक है, कितना है सॉल्यूट मास, तो ये है आपके पास 222.6 ग्राम। ठीक है, अभी सॉल्यूट कौन है बच्चों, ग्लाइकॉल, तो मैं मोलर मास भी यही लिख देती हूँ, सॉल्यूट मोलर मास। ठीक है, फॉर्मूला क्या है ग्लाइकॉल का, देखो मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है C2H6O2। ठीक है, अब बच्चों इतना तो क्लियर है आपको, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 60। हाँ इतना तो क्लियर है। ठीक है, तो अभी सॉल्व करें इसको, तो 12 × 2 प्लस 1 × 6 प्लस 16 × 2, तो 12 × 2 तो हो गया बच्चों 24 और 6 कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 32, तो ओवरऑल आएगा बच्चों 62। तो मास हो गया, मोलर मास भी हो गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, वाटर का मास दे रखा है, तो वाटर है बच्चों सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो हम कहेंगे भाई मास ऑफ सॉल्वेंट है 200 ग्राम्स। ओके, तो सॉल्यूट मास आ गया, सॉल्वेंट मास आ गया, है ना। अभी इसका मोलर मास तो लिखूं, लेकिन चाहिए नहीं, मोलालिटी और मोलारिटी तो पूछा है।
ठीक है, अब डेंसिटी भी दे रखा है ना। अच्छा, मैं मोलैरिटी फाइंड करूंगी तो मुझे वॉल्यूम चाहिएगा, है ना। तो डेंसिटी है ही सही, तो हम क्या करते हैं बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि डेंसिटी है, सॉल्यूशन का मास पता होगा तो वॉल्यूम आ ही जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो बच्चों सॉल्यूशन का मास क्या होता है, तो हम कहेंगे सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन, ठीक है। अभी सॉल्यूट कितना है, तो आपके पास है 222.6, सॉल्वेंट कितना है तो 200, ओवरऑल हो गया बच्चों 422.6 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल के हो जाएगा सॉल्यूशन, आ गया। अभी डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना है डेंसिटी, तो डेंसिटी है 1.072 ग्राम पर ml। तो बच्चों डेंसिटी दी हुई है, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। क्या फॉर्मूला है, डेंसिटी सॉल्यूशन की दी हुई है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान रखना, मास तुम्हें लगेगा 3 मास है, कौन सा रखना है, तो भाई जब डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास सॉल्यूशन का रखोगे, और मुझे वॉल्यूम भी तो सॉल्यूशन का चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अभी अगर ये ग्राम है तो ये ml, और ये ग्राम पर ml में दिया हुआ है आपको, कितना है 1.072। सॉल्यूशन का मास कितना है, तो वो है 422.6। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है बच्चों, ml में लिख देती हूँ, तो फाइंड कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, तो क्या करें 422.6 को डिवाइड कर देते हैं हम, किससे डिवाइड करें 1.072, तो इसको मैं सॉल्व कर दूँ तो ये आएगा 394.2, ठीक है भाई, कर तो लोगे बच्चों 394.2 ml। तो ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम, ओके। अब कुछ नहीं करना है, बस सारे डेटा आ गए, अब फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, ठीक है। जो पूछना था, जो दिया हुआ क्वेश्चन वो सारा हमने यहाँ पुट कर दिया। अब देखो फटाफट क्या निकालना है, मोलेलिटी, ठीक है। तो बच्चों मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, एग्जाम में आए तो हर बार आपको फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी तुम करना है तो ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है। मोलेलिटी क्या होता है, तो मोलेलिटी होता है सॉल्यूट मास अपॉन सॉल्यूट मोलर मास इनटू 1000 अपॉन मोलेलिटी है ना बच्चों, 1 किलो में कितने मोल है, ठीक है। 1000 इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम्स में लेना चाह रही हूँ, ठीक है। अभी स्मॉल m मोलेलिटी, अब देखो फटाफट सॉल्यूट कितना है 222.6 ग्राम, ओके 222.6। सॉल्यूट मोलर मास, ग्लाइकॉल का मोलर मास कितना है, तो वो है 62 मल्टीप्लाई विद 1000, और मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कौन था, पानी था, कितना था 200 ग्राम, तो डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से आ जाएगा मोलेलिटी 222.6 मल्टीप्लाई विद 5 और डिवाइडेड बाय, तो हम कहेंगे 62। तो बच्चों ये सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा मोलेलिटी, और मोलेलिटी आ जाएगी तुम्हारे पास 17.95। सॉल्व करो उसको तो फाइनल आंसर विल बी 17.95। मोलेलिटी क्या होती है, 1 किलो में कितने मोल हैं, यानी कि मोल पर केजी, ठीक है ना भाई। सॉल्यूट मास, ग्लाइकॉल आपका सॉल्यूट था 222.6, मोलर मास हमने निकाला था 62 इन 2000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो पानी कितना था 200 रख दिया। अब क्या फाइंड करना है, तो भाई अब फाइंड करना है मोलैरिटी, कैपिटल M, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होता है बच्चों, सेम फॉर्मूला करना है, बस वहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दो,
है ना। मोलेलिटी 1 किलो में कितने मोल है, मोलैरिटी 1 लीटर में कितने मोल है, तो बस वहाँ वॉल्यूम करना और कुछ भी नहीं करना है। तो सॉल्यूट मास अपॉन सॉल्यूट मोलर मास इंटू 1000। अब 1000 इसलिए लिख रही हूँ बच्चों क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो मिली लीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अगर लीटर हो तो 1000 हटा देना, 1/, कर देना वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो तो सॉल्यूट मास कितना है 222.6, ठीक है। सॉल्यूट मोलर मास कितना है बच्चों 62, मल्टीप्लाई विथ 1000 और वॉल्यूम हमने यहाँ फाइंड कर लिया था 394.2, ठीक है 394.2। अब सॉल्व तो आपको करना है, तो बच्चों उसको सॉल्व करो तो तुम्हारे पास आंसर आएगा मोलैरिटी। अब इसको सॉल्व करने से मोलैरिटी जो आनी चाहिए 222.6 मल्टीप्लाई विथ 1000 डिवाइडेड बाय 62 एंड आंसर अगेन डिवाइडेड बाय 394.21। तो बच्चों आंसर आ रहा है आपका 9.1। तो जो मोलैरिटी होगी दैट विल बी 9.1, कैपिटल M लिख दो, मोल पर लीटर, ठीक है। देखो इसको एक बार, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.8, ठीक है 2.8। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 ग्राम 6.56 इंटू 10 to the power -3 gram. -3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contains 5 into 10 to the power -2 grams of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? अब बच्चों बेस्ड जो है दैट इज बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ, करना कुछ भी नहीं है भाई। आप चाहते हो कि ईथेन किस पे मिक्स किया है इसने, सॉल्यूशन में ना, वाटर नहीं दे रखा है, ठीक है। एक सॉल्यूशन है उसमें से इथेन को मिक्स करने के लिए ट्राई किया। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अमाउंट पे तो डायरेक्ट हेनरीज लॉ अप्लाई था। क्या था, मास ऑफ गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैस, अमाउंट ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। तो बच्चों M प्रोपोर्शनल टू P, तो करना क्या है M1 by M2 इक्वल्स टू P1 by P2। ओके, अभी क्या करें, शुरू में देखो अमाउंट कितना है M1 गिवन डेटा, तो बच्चों M1 जो है वो मैं मान लेती हूँ 6.56 इंटू 10 to the power -3 ग्राम्स, ठीक है। प्रेशर कितना है, जब ये गैस थी तो प्रेशर था 1 बार, ठीक है। सेकेंड टाइम देखो अमाउंट जो है वो थोड़ा कम हो गया, 5 into 10 to the power -2 ग्राम, सॉरी बढ़ गया, 10 टाइम्स बढ़ गया भाई अप्रोक्स। तो अमाउंट तो इतना है तो प्रेशर कितना होगा, तो ऑब्वियसली 1 बार से ज़्यादा होगा। अमाउंट बढ़ा है तो प्रेशर बढ़ना चाहिए। अभी सॉल्व करो तो देखो M1 कितना है भाई 6.56 इंटू 10 to the power -3, ठीक है। और M2 कितना है 5 इंटू 10 to the power -2। P1 इनिशियल प्रेशर है 1, P2 फाइनल प्रेशर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो P2 विल बी 5 इंटू 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 6.56 इंटू 10 to the power -2 है बच्चों, है ना। 5 इंटू 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय 6.56 इंटू 10 to the power -3, ठीक है। तो P2 इक्वल्स टू 10 to the power -3 -2 तो कैंसिल कर दें, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 50 डिवाइडेड बाय 6.56।
है ना। तो अब ये जो प्रेशर आएगा देखो 7 के आसपास आना चाहिए, सॉल्व करो उसको। क्लियर बच्चों, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा फाइनली 7.62 बार। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी रिलेटेड टू एनसीईआरटी, है ना, बुक के क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको थोड़ा सा हेल्प हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी की और प्रॉब्लम्स चैप्टर सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। तब तक पढ़ते रहिए बच्चों, एग्जाम सर पर है। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप स्टडिंग।